नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय मीडिया को लेकर दिए गए बयान पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अपनी पराजय नजदीक देखकर राहुल गांधी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर बेतुके बयान दे रहे हैं। वो शायद 5 साल का भूपेश काल भूल गए हैं, जब पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया था। फिर आपातकाल भूल गए हैं, जब मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते थे और अब हार सामने देखकर मीडिया पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार धारा 370, राम मंदिर निर्माण जैसे असंभव समझे जाने वाले कार्यों को संभव करके दिखाया है, उन कार्यों पर जनता का विश्वास है और इसी विश्वास से पूरे देश में भाजपा का ध्वज लहराने वाला है। 400 पर देश की जनता और मतदाता कह रहा है। जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, राष्ट्रीय नेताओं ने काम किया, प्रचार किया और जो वातावरण का निर्माण हुआ, भाजपा जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी के पुराने घोषणा पत्र का 100% क्रियान्वयन हमने किया। बड़े बड़े वादे, अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण की कल्पना नहीं थी, 370 को हटाने की कल्पना कोई नहीं करता था। मोदी जी ने वो चमत्कार करके दिखाया है। तुष्टीकरण की राजनीति को देश में समाप्त करके सनातन के और सनातन से जुड़े हुए भाव को किस प्रकार देश में वातावरण बनाने में मोदी जी की भूमिका रही है। मुझे लगता है इससे बड़ी सफलता और नहीं हो सकती। और पूरा देश न केवल राम में है, भाजपा में है। ये लगता है कि जब पराजय नजदीक आ जाता है तो नेताओं में किस प्रकार की बौखलाहट होने लगती है और ये बौखलाहट बयान से स्पष्ट होने लगता है। राहुल गांधी जी का तत्कालीन बयान जो अभी आया है और लोकतंत्र के आधार जिसको कहते हैं, चौथे स्तंभ जिसको कहा जाता है, मीडिया के ऊपर इस प्रकार का सार्वजनिक आरोप लगाना कि मीडिया ब्लैकमेलरों का समूह है और ये वसूली करने वाला गिरोह है, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी शायद भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो पिछले सरकार रही है, पत्रकारों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया, जेल के अंदर डाला गया, किस प्रकार का व्यवहार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवहारों के साथ आतंक से जिए हैं और आपातकाल भी भूल गए। शायद क्या हालत बना के रखी थी, पूरे देश को जेल में बना के रख दिया था। इसकी वजह मैं बता रहा हूं। ये अपने पराजय का कारण ढूंढते ढूंढते ईवीएम तक पहुंचे, मगर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद अब ईवीएम भी समाप्त हो गया बहानेबाजी पे। अब इनके पास लगा कोई नया बहाना ढूंढा जाए, तो बड़ी तत्परता के साथ इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राहुल जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बताता है कि इतने लंबे समय के बाद भी जो पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी आनी चाहिए था, वो गहरापन आना चाहिए था, वो कहीं नहीं है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं राहुल जी। धीरे धीरे एक तो दिवा स्वप्न में है, न सरकार आ रही है, न राहुल गांधी जी को यह अधिकार मिलेगा। छत्तीसगढ़ और देश के माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उस लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, 400 पार। अब कोई दुनिया की ताकत इसको नहीं रोक सकती। मगर जहां तक सवाल यदि सोचते भी हैं तो राहुल गांधी जी को कोयले घोटाले की जड़ जो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है, इनके सचिव जेल के अंदर है और 500 करोड़ से ऊपर का घोटाला ऑफलाइन और ऑनलाइन का खेल करने में हुआ। पहले राहुल जी पुराने हमारे मुख्यमंत्री जी को बुला के समझ लें कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में कैसे शुरुआत हुई और वहीं से जांच कराए। बीजापुर दंतेवाड़ा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान 8 नक्सली मारे गए और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 8 नक्सली मारे गए हैं, एक भी जवान हताहत नहीं हुआ है। सरकार नक्सलियों से आग्रह करती है कि वो मुख्य धारा में आए और वार्ता करें। सरकार वार्ता करने के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने नक्सलियों को संदेश देते हुए कहा कि नक्सली मुख्य धारा में जुड़ें, लक्ष्य निर्धारित करें। अगर उन्नति उनका रास्ता है तो एक रास्ता बन सकता है। वहीं नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के लिखे हुए लेटर पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन जहां आवश्यक है वहां करना होता है, सड़क भी बनानी होगी। हाँ, मैंने नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा सीमांत क्षेत्र में डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ, तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। इस पर चर्चा करनी। बंदूक तो साथ छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ऑपरेशंस जो हैं जहां आवश्यक है वहां तो करना ही होता है, करना पड़ता है। परंतु इन सारी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चाणक्य की बात करके, ब्राह्मणवाद की बात करके ये वही राग फिर आलाप के कोई अर्थ नहीं होने वाला है। सरकार गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है और हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं इस विषय को। और उसमें ये है कि इन स्थितियों में, परिस्थितियों में सड़क ना बनाई जाए। भैया सड़क क्यों ना बनाई जाए? कह दे जनता वहाँ पर कि सड़क नहीं बनाना है, वहाँ पर लाइट ना पहुँचाई जाए। क्यों ना लाइट पहुँचाई जाए भैया? तो सड़क ना बनाने की शर्त पर, लाइट ना लगाने की शर्त पर ऐसे नहीं होता है। वार्ता आप करें, हमारा आग्रह है, निवेदन है। कारण ये है, हमने सुना है कि आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि जिसमें आप जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। उनके रुख से क्या नजर आ रहा है? कुछ वार्ता के लिए तैयार के मूड में है वो? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूँ ना, ये पत्र तो है मेरे हाथ में। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल जी ने अपनी पदयात्रा में बताया, चिदम्बरम जी ने फला फला बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो अब ये सामान्य लोगों के सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें तो बहुत स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। तो मेरा तो यही आग्रह है। बस्तर में जब हम लोगों ने सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुअर्ती के युवाओं को लेकर हम लोग रायपुर आए थे, उन्होंने रायपुर देखा, उसमें से आप सभी से उनकी स्पष्ट प्रत्यक्ष मुलाकात हुई है। 25 साल के लड़के ने अगर जीवन में टीवी ना देखा हो तो और क्या करना चाहते हैं उनके साथ आप? और क्या करना चाहते हैं? कोई बता दे भाई मुझे। कौन सा विदोहन, कौन सा माने खनिज उत्खनन ये रोक कर क्या मतलब, क्या विषय है भाई? 25 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा है, अभी कैसे जस्टिफाई कर लेंगे इसको आप पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, आप एआई पर जा रहे हैं, बस्तर का लड़का टीवी भी न देखा हो। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, सेंट्रल कमेटी अगर बात करती है, हर्ष का विषय है। अगर दूसरे कोई समूह हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में बड़ा फ्रैक्शन है, मुझे पता चला है। मतलब ये है कि टॉप कैडर सारे आंध्रा तेलंगाना के हैं और नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मतलब या तो सामान लेकर चल रहे हैं या फिर सामने फ्रंट पर जा रहे हैं, ऐसा सब है उनके साथ। टॉप कैडर जो हैं वो तेलंगाना के हैं, तो वो उनका अपना ये रहता है, इसीलिए जा कर के वहाँ ज़्यादा सरेंडर करते हैं। तो उन सारे लोगों से भी मैंने फ्रैक्शन भी है आपस में, जो भी बात करना चाहे
सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूँ। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं हैं, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया, ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप ST, SC या OBC बनाएंगे तो मूल ST, SC, OBC के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में OBC के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी OBC के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया सब, आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं, तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि जब लोग बैलेट पेपर से वोट करते थे तो चुनाव आयोग 24 घंटे के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर देता था। आज डिजिटल युग में चुनाव आयोग 8-10 दिन बाद भी डेटा नहीं देता, और जब देता है तो प्रतिशत 6 से 8% बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। जब आप मतपत्र से वोट डालते थे, 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे, सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, और इलेक्ट्रॉनिक युग है, आप कहते हैं मतगणना में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम बैलेट पेपर से नहीं कराते। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है, वहां बैठे हुए अधिकारी बायस्ड हैं, किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री को नोटिस दिया गया, वो भी JP नड्डा को, मतलब रामलाल ने चोरी का फलस्वरूप पकड़ा गया। तो आप प्रधानमंत्री बयान देते हैं और JP नड्डा को आप नोटिस देंगे। ये स्थिति निर्वाचन आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हमने पहली बार देखा है। पश्चिम बंगाल में 5 लाख OBC सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को OBC कोटे का लाभ दिया गया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में नगरीय निकाय में बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इसकी जांच की जाएगी। विदित हो कि कोलकाता हाई कोर्ट ने OBC सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है और 37 वर्गों को दिए गए OBC आरक्षण को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि रद्द प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा। मैंने ये तो गलत है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है, और जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है वहां पर जाति की व्यवस्था आप कैसे ला दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ।
भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइकिलिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान और तंबाकू का प्रयोग रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम विशेष अभियान शुरू की है। अभियान के पहले चरण में जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को धूम्रपान और तंबाकू से स्वास्थ्य को होने वाले हानि के संबंध में जागरूक करते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट अधिनियम की जानकारियां दी गई। जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि इसके लिए एक जागरूकता रथ रवाना किया गया है। ये रथ जिले भर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को धूम्रपान और तंबाकू से होने वाली हानि और कोटपा एक्ट के पालन का संदेश दिया जाएगा। 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को 60 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। धारा 5 तंबाकू को हम लोगों ने ये तय किया है कि एक सप्ताह कोटपा एक्ट के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। कोटपा एक्ट में जिसमें कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अगर धूम्रपान करता है या 18 साल से कम बच्चों को कोई सिगरेट बीड़ी बेचता है या स्कूल के 100 गज के परिधि में इस प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है, चालान कटता है उसमें। तो ये करने के पहले हमने सोचा कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए और जागरूकता के माध्यम से एक सप्ताह तक ये अभियान चले, उसके बाद हम चालानी कार्रवाई करेंगे। और आज कुछ होर्डिंग्स हमारे शहर में हैं, कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कर रहे हैं, उन्हें समझाइश का प्रयास किया जाएगा और इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। गुरुवार को अबुझमाड़ में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के जवानों ने 8 नक्सली ढेर कर दिए। गुरुवार देर शाम तक 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें 3 माओवादियों की बॉडी नारायणपुर पुलिस और 5 नक्सलियों के शव अबुझमाड़ पुलिस ने बरामद किए हैं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि अबुझमाड़ के रेकावाया इलाके में नक्सलियों की प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली मौजूद हैं। इस सूचना के 3 जिलों नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा पुलिस को ऑपरेशन के लिए उतारा गया, जिन्होंने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद ऑपरेशन में गए सभी जवान शुक्रवार को इंद्रावती नदी को पार कर सुरक्षित अपने कैंप लौट आए। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। गुरुवार को बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जिसमें सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं घटना स्थल से भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान बरामद किया गया है। देखिए ऑपरेशन की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा के एसपी गौरव कुमार ने क्या कुछ कहा। जी, ठोस सूचना मिली थी जिसमें लगभग 40 से 50 की संख्या में माओवादी की उपस्थिति की आसूचना थी। अबुझमाड़ के जो सरहदी इलाका है दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के सरहदी इलाके में, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी बस्तर फाइटर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और एसटीएफ कुल बल लगभग 1000 के आसपास की संख्या में थे। ऑपरेशन लॉन्च किया गया, घेराबंदी की गई, उनके द्वारा फायरिंग की गई। मुठभेड़ पश्चात नारायणपुर डीआरजी को 2 वर्दीधारी नक्सली की बॉडी रिकवर हुई विथ वेपन। दंतेवाड़ा डीआरजी को 5 वर्दीधारी नक्सल बॉडी रिकवर हुई विथ वेपन और एसटीएफ को 1 वर्दीधारी नक्सली बॉडी रिकवर हुई विथ वेपन। टोटल ऑपरेशन में 8 माओवादी वर्दीधारी का शव बरामद हुआ, जिसमें कि 4 महिला माओवादी हैं और 4 पुरुष माओवादी हैं। ये लगभग दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर से देखा जाए तो 40 से 45 किलोमीटर दूर का ऑपरेशन था अबुझमाड़ के इलाके में। इसमें कोई भी जवान हमारे घायल नहीं हुए, सभी सेफली वापस आए हैं। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत स्थित ग्राम बाह पानी के पास जंगल में तेंदुपत्ता संग्रहण कर पिकअप वाहन से लौट रहे 18 बैगा आदिवासी श्रमिकों का सड़क दुर्घटना में हुए दुखद निधन को लेकर भाजयुमो चरोदा मंडल एवं भाजपा महिला मोर्चा चरोदा मंडल द्वारा संयुक्त रूप से गुरुवार की शाम गोयल फर्नीचर भिलाई 3 से कैंडल मार्च निकालकर बाजार चौक भिलाई 3 में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। कबीरधाम जिले अंतर्गत ग्राम पंडरिया ब्लॉक पंडरिया के पास में यह घटना हुई है, जिसमें 19 ग्रामवासी जो कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करते हैं वह आकस्मिक निधन हो चुका है पिकअप के पलटने से। इसके कारण ये आज हम चरोदा मंडल युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा द्वारा यह कैंडल मार्च निकाला गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शासन प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों में ध्यान देवें ताकि आगे इस प्रकार की घटना ना हो। ये जो घटना कवर था पंडरिया ब्लॉक के
घटना गांव में हुआ है, तो इसकी क्षतिपूर्ति तो बहुत हुई है, बहुत ही हानि हुई है। इसके लिए हम सब महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और हमारे पूरे वरिष्ठ जनों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित आज हम बाजार चौक में कैंडल मार्च के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये घटना ना हो, क्योंकि ये अभी 1.5 महीने पहले कुम्हारी में ये घटना हुई और सेकंड घटना ये पंडरिया में। तो इस तरीके से घटना को रोकने के लिए हमको और शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि कोई मजदूर वर्ग के लोग इस घटना के शिकार ना हो और किसी मासूम बच्चे के सर से माँ या पिता का साया न छीने। इससे मैं शासन प्रशासन से इसके लिए जितना गंभीर से गंभीर विषयों पर चिंतन करें, इसके लिए मैं निवेदन करूँ। कवर्धा जिला में पंडरिया ब्लॉक के अंतर्गत बागबाड़ी जंगल के आसपास तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले मजदूरों का पिकअप के पलटी होने से जो आकस्मिक निधन हुई है, जिसमें हमारे बैगा आदिवासी समुदाय के 19 लोगों की मृत्यु हुई है, जो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और ये ऐसे लगातार घटनाएं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। हमारे जो मजदूरी करने वाले जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार मजदूरों को जानवरों की तरह, सामान की तरह भर करके पिकअप में ले जाते हैं और अपने लाभ लेते हैं। ऐसे मजदूर हमेशा असुरक्षित रहते हैं और उन 19 जो बैगा समुदाय के आदिवासी मजदूर थे, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज भारतीय जनता पार्टी चौरदा मंडल के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में कैंडल मार्च निकाल करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। मैं शासन और प्रशासन से इस शांति मार्च के माध्यम से मांग रखता हूँ कि ऐसे घटनाएं, कुछ समय पूर्व हमारे कुम्हारी में लगभग 11 लोगों की मृत्यु हुई है और अभी भी जो ठेकेदार हैं वो मजदूरों को उसी तरह से पिकअप में लाने ले जाने का काम कर रहे हैं। उनकी क्षमता से अधिक एक पिकअप में 40 से 45 की संख्या रहती है और जब पिकअप टर्निंग में आती है तो सारे लोगों की झुकाव एक तरफा होती है, जिसके कारण पलटी हो जाती है। तो मैं शासन प्रशासन से इस शांति मार्च के माध्यम से मांग करता हूँ कि ऐसे वाहन चालकों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसे मांग करने के लिए हम आज का शांति मार्च आयोजित। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा
25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के निचली बस्तियों में बरसात के समय पानी न भरे, इस हेतु नगर निगम भिलाई आयुक्त देवेश ध्रुव द्वारा मीटिंग के दौरान सभी को निर्देश दिए गए थे कि बारिश के समय किसी भी तरह से कहीं पर भी निचली बस्तियों में जल जमाव न हो। मानसून की आने की संभावना समय पर होने के कारण युद्ध स्तर पर सफाई अभियान शुरू किया गया है। इसी तारतम्य में जोन 2 कमिश्नर ईशा लहरे अपने दल के साथ वार्ड क्रमांक 23 और 25 में हुए नाली के ऊपर अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंच गई। नालियों के ऊपर स्लैब बनाकर लोग पार्किंग का उपयोग कर रहे थे। पहले भी इन्हें हटाने का निर्देश दिया गया था लेकिन लोग नहीं माने। यह बात अच्छी रही कि स्थानीय निवासी भी नालियों पर हुए अवैध कब्जे और निर्माण को तोड़वाने में सहयोग करने लगे। जिनके घरों में अवैध निर्माण किया गया था उनको समझाइश दे रहे थे। जिन्होंने अपना कब्जा नहीं हटाया उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया। इसी बीच कई जगह विवाद की स्थिति भी निर्मित होती नजर आई। गौरतलब है कि बरसात के समय बुद्ध विहार के पास लगभग 50 घरों में पानी भर जाता है। अभी सूर्यकुंड के पास 10 लोग ऐसे मिले जो अपने सामने सरकारी पक्के नाले पर स्लैब बना लिए थे, जिससे सफाई नहीं हो पा रही थी। कचरा वहां जाम हो जा रहा था। ऐसे पक्के निर्माण को तोड़ा गया जिससे समुचित सफाई हो पाए। बुद्ध विहार एवं सूर्यकुंड के तालाब के आसपास रहने वाले लगभग 100 परिवार को आने वाले बारिश के दिनों में जल भराव से निजात मिल पाएगा। देखिए, जोन 2 में हमारे जोन कमिश्नर ईशा लहरे मैडम हैं और हमारे जो जोन के ZHO स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा जी और पूरे दल के साथ लोग गए हैं। ऐसे जगहों पर खास करके सूर्यकुंड एरिया जो है, बुद्ध विहार सूर्यकुंड एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नालियों के ऊपर अवैध कब्जा कर लिए थे और पक्की हुई नालियाँ बना लिए गए थे। आयुक्त महोदय का निर्देश था कि बारिश के समय कहीं जल भराव न हो, उसके पहले हमें साफ़ सफाई चल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से इसमें जानकारी दी गई थी इसके पहले कि किसी प्रकार का अवैध निर्माण न हो, सफाई चल ही रहा था। अब मौके पे जाके लोगों ने वहाँ पर स्लैब बना लिया है, जिसके कारण जो है सफाई व्यवस्था अवरुद्ध हो रही थी। हमारी जोन कमिश्नर जाके उसको हटवाई हैं। और एक बहुत अच्छा है कि लोग भी, स्थानीय लोग जो पानी से मतलब जल भराव से परेशान रहे, वो लोग भी मौके पे पहुंच करके सामने वाले को समझाइश दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो नहीं मान रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने लग रहे हैं या अन्य कुछ लोग बागवानी भी कर ले रहे हैं नाली के ऊपर अपना स्लैब डाल के। तो ये सब मत करें। अगर कोई इस प्रकार की कार्रवाई में बाधा डालेगा तो उसके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो भी खर्चा लगेगा वो अवैध कब्जाधारी से लिया जाएगा। इसलिए आप भी सहयोग करें, हम भी सहयोग करें और हमें यह ध्यान देना है कि बारिश के समय में कहीं भी जल भराव न हो, उसमें बाधा कोई न डाले। निगम भिलाई में सभी जोन में नालियों पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम चल रहा है। आयुक्त देवेश ध्रुव ने लोगों से अपील की है कि सब लोग सहयोग करें और अपने अवैध कब्जों को स्वयं हटा लें, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जा सकती है। निगम द्वारा अवैध कब्जों को हटाए जाने का खर्च भी
अवैध कब्जाधारियों से लिया जा सकता है। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। डेंगू मलेरिया नियंत्रण हेतु निगम का विशेष दस्ता एवं जिला मलेरिया विभाग के सर्विलेंस कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम द्वारा घर घर जाकर गृह भेंट कर सर्विलेंस सर्वेक्षण एवं मच्छर उन्मूलन हेतु स्प्रे पंप द्वारा पानी मिश्रित टेबीफॉस मेलाथियान का छिड़काव कार्य संपादित किया जा रहा है। साथ ही भीषण गर्मी के मौसम में किस तरह से खुद को बचाए रखे, इसके लिए भी पॉम्पलेट बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपरोक्त सभी सर्वेक्षित घरों में गृह भेंट के दौरान कूलरों एवं संग्रहित कर रखे गए टंकी एवं कंटेनरों के पुराने पानी को प्रति 3-4 दिन में खाली करना है और सुखाकर ही नया पानी भरकर उपयोग करना है। इसकी समझाइश दी जा रही है। टंकी कंटेनरों में संग्रहित कर रखे गए पानी को ढककर रखने की समझाइश भी दी गई है ताकि मच्छरों के लार्वा की उत्पत्ति न हो पाए। साथ ही चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि दोबारा ऐसा पाया गया तो चालानी कार्रवाई की जा सकती है। निगम भिलाई का स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी से युद्ध स्तर पर अपने कार्यों को अंजाम देता नजर आ रहा है, जिससे निगम क्षेत्र में निवास करने वाले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके और स्वस्थ रह सके। इसके साथ ही भीषण गर्मी में आम जनता खुद को किस तरह से बचाए, इसकी समझाइश भी देते हुए पॉम्पलेट का वितरण किया जा रहा है। निगम भिलाई के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक के सिंह ने यह भी बताया कि जागरूकता कार्यक्रम का असर भी अच्छा देखने को मिल रहा है और निगम क्षेत्र में निवास करने वाले जनता अब जागरूक हो रही है। निगम आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हमारी एक स्पेशल टीम है जो मौसमी बीमारियों और जल जनित बीमारियों से बचाव हेतु घर घर गृह भेंट करके जन जागरूकता जन समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। सर्विलेंस सर्वेक्षण किया जा रहा है। घर घर कूलर टंकी चेक किया जा रहा है। कहीं अगर पुराने पानी जमा है या मच्छर के लार्वा मिल रहे हैं उसको नष्ट किया जा रहा है। भीषण गर्मी लू से बचाए हेतु हम पॉम्पलेट बांट रहे हैं। सर्विलेंस सर्वेक्षण के समय घर घर भेंट के समय भीषण गर्मी लू से बचाए हुए तो उनको उपाय बताए जा रहे हैं। सूती कपड़ा पहने, खाली पेट घर से न निकलें, पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं, तरल पदार्थ ज़्यादा लें, जूस वगैरह ज़्यादा लें। सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, ऐसे स्थिति में आप मितानिन से संपर्क करें, नज़दीकी अस्पताल जाएं। संबंधी जो है हम आम नागरिकों को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग डेंगू मलेरिया से बचाए हुए तो हम प्रतिदिन जो 60 से 70 घर घूम रहे हैं, सबसे संपर्क कर रहे हैं। कूलर टंकी कंटेनर चेक कर रहे हैं। जहाँ भी पुराने पानी मिल रहे हैं उनको हम साफ़ कर रहे हैं। जहाँ लार्वा मिल रहे हैं उनको हम अपने समक्ष पानी मिश्रित टेमीफास डाल के उसको नष्ट कर रहे हैं। और आम जनता को भी कह रहे हैं कि हर 3 से 4 दिन में पुराना पानी साफ़ करें, सुखाएं और नया पानी भरें ताकि मच्छर लार्वा की उत्पत्ति ना हो। हाँ, पॉम्पलेट भी हम बांट रहे हैं। भीषण गर्मी लू से बचाव संबंधी पॉम्पलेट बांट रहे हैं। डेंगू मलेरिया से बचाव संबंधी पॉम्पलेट बांट रहे हैं। डायरिया से बचाव के लिए पानी उबाल कर पिएँ। बासी भोज्य पदार्थ का सेवन न करें। घर के ताज़े गर्म भोजन ही सेवन करें। संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही है। पॉम्पलेट के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक भी किया जा रहा है। आम नागरिकों में जागरूकता आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों में आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए यह अपील करना चाहता हूँ कि लोग अपने घर में कम से कम जिस टंकी में कंटेनर में पानी संग्रहित करके रखते हैं उसको हर 3-4 दिन में साफ़ करें, सुखाएं और नया पानी भर के ही उपयोग करें। कूलर जो खिड़कियों में लगा है, बीच बीच में जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी जाता है, बारिश का पानी जमा होता है, उसमें मच्छर लार्वा उत्पत्ति की संभावना बनी रहती है। कूलर का भी पानी 3-4 दिन में साफ़ करके सुखा करके ही नया पानी भरें, जिससे हमारे मच्छर लार्वा की उत्पत्ति न हो और डेंगू मलेरिया से बचा जा सके। निगम भिलाई का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह कोशिश कर रहा है कि निगम क्षेत्र के रहवासी किसी बीमारी की चपेट में न आ जाए और मौसमी बीमारियों से बचे रहे, परंतु अब भी कई हिस्सों में आम लोगों द्वारा मनमानी करते देखा जा रहा है, जिससे वह खुद परेशान होकर आस पड़ोस के लोगों को भी परेशानी में डाल रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई नवविवाहिता अपनी बेटी पर हुए जुर्म पर दुर्ग मरचूरी पहुंची। पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। वह दुर्ग पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दहेज की मांग को लेकर एक और नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर डाली। मामला दुर्ग शहर के आदित्य नगर का है, जहां अर्पिता राजपूत का विवाह सौरभ राजपूत के साथ महज 11 महीने पहले ही हुआ था। अपनी बेटी के साथ हुई घटना पर दुर्ग मरचूरी पहुंचे मृतका के पिता RK सिंह का कहना है कि उनकी बेटी अर्पिता को शादी के कुछ महीने बाद से ही दहेज के लिए लेकर काफी प्रताड़ित किया जाता रहा था।
इस बात की सूचना अर्पिता ने कई बार अपने परिवार वालों को दी भी थी, लेकिन जब ससुराल वाले अर्पिता को दहेज की मांग पर बार बार प्रताड़ित करने लगे तो अर्पिता ने गुरुवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या ही कर ली। अर्पिता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों की जानकारी के अनुसार मृतिका अर्पिता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह के भतीजे की साली है। बहरहाल दुर्ग पुलिस इस मामले में बारीकी से जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक ससुराल पक्ष से कोई भी मजदूरी नहीं पहुंचा था। इस मामले में दुर्ग मोहन नगर थाना प्रभारी और मृतका के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जी, मेरे लड़की अर्पिता राजपूत नुआपड़ा उड़ीसा से दुर्ग जवाहर नगर शादी होकर आई थी और ये लोग 3-4 महीने से पैसे के लिए तंग कर रहे थे उसको। और मैं बोला भी था कि कुछ ही दिन रुक जाओ, सब आपका क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये कल पता चला कि उसको मर्डर कर दिए। ये साल भर भी कंप्लीट नहीं हुआ था शादी को। यहीं महिंद्रा रिजॉर्ट्स में शादी हुआ था दुर्ग में। बोली थी मेरे को टॉर्चर करते हैं और मेरे सारे सोने को गिरवी रख दिए हैं। थोड़ा टेंशन मत लो, सब सोना भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं सब सेट कर दूंगा। उनके ससुराल वाले तो रात से ही फरार चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग मार दिए और फांसी हुआ है बोल के बता रहे हैं। इसलिए अभी जब पुलिस को देख के वो लोग सब फरार हो गए, घर में ताला बंद कर दिए हैं और फरार हैं। घटना की जानकारी कल रात को हमको वही 11:30 बजे हमको पता चला और उसके बाद फिर हम वहाँ से दुर्ग के लिए रवाना हो गए। देखिए, ये एक आज सुबह हमें दुर्ग से मतलब सूचना मिली कि एक नवविवाहिता ने सुसाइड कर लिया है। शादी को इनके 1 साल हुआ था और उसमें क्योंकि इनको लाया गया दुर्ग हॉस्पिटल में, वहाँ पे जिन्हें ब्रॉड डेड करार कर दिया। फिर जीरो में इसका मर्ग कायम हुआ है दुर्ग कोतवाली में, फिर हमारे थाने तक पहुँचा है। उसके बाद अभी हम यहाँ आए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी कर दिया है कि ये जो है ये जो आरोप है इसका पता या सिद्धि इन्वेस्टिगेशन के बाद, प्रॉपर इंटेरोगेशन के बाद और रिपोर्ट्स आने के बाद ही कहा जाता है। इनके जो हस्बैंड है ये जवाहर नगर, जो कि मोहन नगर थाने में आता है, वहाँ के निवासी हैं। ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अभी जैसे कि अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, उस बेसिस पे हम बता पाएंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। फिर विवेचना होगी, इंटेरोगेशन होंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आगे की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पिछले दिनों दुर्ग में हुए मंत्री यादव की हत्या में उचित कार्रवाई करने व उनके पुत्र को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और गुहार लगाई। पिछले दिनों दुर्ग पचरी पारा में श्रीराम यादव उर्फ मंत्री यादव की गंज पारा में बीच चौराहे पर मारपीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी न हो पाने से नाराज अखिल भारतीय महासंघ और यादव ठेठवार संघ द्वारा शुक्रवार को बड़ी संख्या में दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंचकर समाज के सदस्यों ने दुर्ग जिला कलेक्टर व जिला अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मृतक के परिजनों को मुआवजे के साथ साथ सरकारी नौकरी भी प्रदान की जाए। इसके साथ ही समाज के युवाओं ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो यादव समाज द्वारा उग्र आंदोलन आने वाले समय में किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। यादव समाज के सक्रिय सदस्य भैया मंत्री यादव जी का बीच चौराहे पर अजय दुबे एवं उनके परिवारजनों द्वारा हत्या कर दी जाती है, किंतु अभी भी अजय दुबे फरार है। हम प्रशासन से आज शांतिपूर्ण मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द अजय दुबे को गिरफ्तार कर फांसी दे एवं शासन द्वारा उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा एवं उनके परिवार को नौकरी दे। लगातार पुलिस द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये लास्ट बार यादव समाज यहाँ ज्ञापन देने आई है, अगली बार हम उग्र आंदोलन करेंगे। लगातार लाचारी ही दिखाई दे रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो यादव समाज उग्र आंदोलन करेगा। लगातार दुर्ग के विधायक भैया गजेंद्र यादव द्वारा लगातार हमें आश्वासन मिल रहा है, लगातार वो भी लगे हुए हैं। हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द अजय दुबे की गिरफ्तारी करवाएं। अभी कोई मांग नहीं।
यादव समाज के साथ मंत्री यादव मतलब श्री राम मंत्री यादव जी की हत्या बीच चौराहे पर कर दी गई श्री अजय दुबे के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा। तो उन्हीं मांगों के साथ हम यादव समाज के साथ कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने आए हुए हैं कि हमारे यादव समाज को न्याय मिलनी चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं यादव समाज जो उनके हत्यारे हैं श्री मंत्री यादव के, उनके परिवार को नौकरी दिया जाए और उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और 1 करोड़ राशि उनके मुआवजा उनके परिवारजनों को मिलनी चाहिए। राशि नहीं मिलने पर हम उग्र आंदोलन करेंगे और रोड भी जाम करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 25 मई शनिवार को गोधुली बेला में दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड में स्थित गार्नेट इन होटल पर अंतर्राष्ट्रीय शायर कवि साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनकी 5 किताबों का विमोचन करने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के साहित्य प्रेमी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मुख्य रूप से ऑल इंडिया सदर इंफाले अदब सोसाइटी के मोहम्मद सिराज अजीम, इकबाल नियाजी मुंबई, शाहब अफसर खान औरंगाबाद, डॉक्टर आजम भोपाल, सुल्तान अख्तर सोलापुर, मोहम्मद शाहिद आंध्र प्रदेश, कय्यूम असर जलगांव, वकील नजीब नागपुर, रियाज कामिल नागपुर, ख्वाजा गुलाम उस्तदैन ख्वानी नागपुर, मुश्ताक बेबाक नागपुर विशेष रूप से शामिल रहेंगे। आगामी शनिवार 25 मई को गोधुली बेला में दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड स्थित गार्नेट इन होटल पर अंतर्राष्ट्रीय शायर कवि साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल का 70वां जन्मदिन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। जन्मदिन के खास मौके पर उनकी किताबों का विमोचन भी किया जाएगा। विमोचन करने छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के साहित्य प्रेमी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यहाँ प्रमुख रूप से ऑल इंडिया सदर इंफाले अदब सोसाइटी के मोहम्मद सिराज अजीम, इकबाल नियाजी मुंबई, शाहब अफसर खान औरंगाबाद, डॉक्टर आजम भोपाल, सुल्तान अख्तर सोलापुर, मोहम्मद शाहिद आंध्र प्रदेश, कय्यूम असर जलगांव, वकील नजीब नागपुर, रियाज कामिल नागपुर, ख्वाजा गुलाम उज्जतैन ख्वानी नागपुर, मुश्ताक बेबाक नागपुर इत्यादि आदि लोग शामिल रहेंगे। बता दें, यूं तो धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ सिर्फ धान ही नहीं उगलता बल्कि छत्तीसगढ़ की धरातल पर कलाकारों और साहित्यकारों को मंच भी प्रदान करता है। इन्हीं साहित्यकारों में से एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं रौनक जमाल, जिनकी 51 वर्षों का साहित्यिक जीवन काफी यादगार रहा है। जातिवाद से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में दुर्ग शहर का नाम उन्होंने रोशन किया है। डॉक्टर रौनक जमाल के साहित्य लिखते छपते 51 वर्ष हो चुके हैं। सन 2024 फरवरी में इन्होंने हेती यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। डॉक्टर रौनक जमाल दुर्ग शहर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सर गर्व से ऊंचा उठाकर पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की कला एवं साहित्य जगत की पहचान बनाकर आने वाले युवा साहित्यकारों के मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का बीज बोकर अपने जीवन को सदा सदा के लिए प्रेरणात्मक बनाकर अविस्मरणीय कार्य कर रहे हैं। अमरावती जिले में जन्मे डॉक्टर रौनक जमाल व्यक्तित्व ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की धरोहर हैं। विद्या की देवी सरस्वती की असीम कृपा भी उनके ऊपर है। बहरहाल शनिवार को उनका जन्मदिन दुर्ग स्थित एक होटल में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम डॉक्टर रौनक जमाल की दीर्घायु होने की और उज्जवल भविष्य की कामना दिल से करते हैं। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।